हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एंसेंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर सीरीज़ कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर ली थी। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों ने आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और वैदिक लिटरेचर वाला पार्ट किया था। इसी में कंटिन्यूटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग करेंगे राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इन पर्टिकुलर हम लोग डिटेल में करेंगे। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो अगले अपडेट्स होंगे, जो हम लोग पूरा जो कन्वेंशनल जीएस है, स्टैटिक जीएस, और जो डायनेमिक जीएस है करंट अफेयर्स का, वो सारा हम लोग जो करने वाले हैं वो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारी आज के डिस्कशन की वो ये है कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड था, अगर आपने जस्ट पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर की हम लोगों ने बात की थी। पोस्ट वैदिक पीरियड जो बिफोर क्राइस्ट 600 बीसी के, मतलब क्राइस्ट के आने से पहले 600 साल पहले से स्टार्ट हुआ, और 600 सी क्राइस्ट के 600 साल बाद तक, ये करीब 1200-1500 सालों का जो आपका पीरियड था, उस समय के कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे थे। ये बेसिकली ये जो 500-600 बीसी का जो टाइम था वो वर्ल्ड हिस्ट्री में, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि उस समय आप देखो कि इंडिया में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक, लिंगायत, काफ़ी सारे कल्चर डेवलप हो रहे थे। तो वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखो, अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, जरथुस्त्र, ये जो सारे फिलोसफर्स थे, इनका भी जो प्राइम टाइम था, इनका भी जो मेन एक्टिव पीरियड था, वो भी यही था। तो इस समय पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस टाइप से फिलोसफिकल आइडियाज़ प्रोड्यूस हो रहे थे हर जगह पे। इंडिया में अगर हम बात किया जाए तो राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स आए क्यों, मतलब अगर हम रिलीजन्स की बात करें, ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक और लिंगायत की मैं बात कर रहा, तो ये सब आए ही क्यों, इनकी क्या ऐसी सडन ज़रूरत पड़ गई थी। तो इसकी वजह है जो वैदिक ट्रेडिशन था, लेटर वैदिक ट्रेडिशन बाद में आके वो कुछ कुछ रिजिड हो गया था। रिजिड होने का मतलब है सेक्रीफाइसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस था, यज्ञ जिसको हम लोग बोलते हैं। आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष, एक जन्म के बाद अगला जन्म होता है, उस जन्म को सुधारने के लिए हमें जो है अच्छे काम करने चाहिए। थोड़ा सा आइडल वर्शिप काफ़ी कॉमन हो गई थी, कास्टिज़म काफ़ी आ गया था, जेंडर जो आइडेंटिटीज़ हैं वो काफ़ी रिजिड हो गई थी। और ये जो फिलोसफर थे, जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाले फिलोसफर थे, वो रिलीजन पे नहीं, वो बिलीव करते थे इंडिविजुअल एजेंसी पे। मतलब यहाँ पे एक स्टार्क कंट्रास्ट है। रिलीजन जो है वो सोसाइटी लेवल का फिनोमेना हो गया, और ये जो फिलोसफर थे बुद्धिज़्म जैनिज़्म, ये एक इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के लेवल पे वर्क कर रहे थे। तो सोशल वर्सेस इंडिविजुअल, ये एक डिफरेंस आया था जो नई फिलोसफी इन फिलोसफर्स ने दी थी। इनमें कुछ कॉमन थीम थी, मतलब अगर हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म अभी हम लोग डिटेल में भी करेंगे, बट इनमें कॉमन एक थीम ये थी, दे यूज्ड टू बिलीव देयर इज नो अदर वर्ड, देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस और आर्म्स, इन सब की कोई मतलब नहीं है। और ये कुछ रिबर्थ में बिलीव नहीं करते थे। और ऐसा नहीं कि सारे लोग ही ऐसे थे, अलग अलग लोग भी थे। कुछ लोग फैटलिस्ट थे, जो होना है वो होगा, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, ऐसे आजीवकास कहलाते थे। आजीवक अगर आपको ये टर्म कहे पूछे तो इनकी जो कोर फिलॉसफी थी, दैट इज एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है, जो होना है वो होके रहेगा। इस टाइप की जो फिलॉसफी वाले जो थे, फेटलिस्ट जो बंदे थे, वो आजीविकास कहलाते थे। वीजा वी मेटेरियलिस्ट लोग भी थे, मेटेरियलिज्म फिलॉसफी भी उस समय थी। लोकायत्स बोलते हैं, लोकायत एक वर्ड मुझे याद है जीएस जनरल स्टडीज़ में कहीं ना कहीं आईएएस एग्जाम से पूछा गया है, मेंस में, पेपर में। तो लोकायत वो लोग थे जो मेटेरियलिस्ट फिलॉसफी में थे, खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो। चारवाक मुझे याद आ रहा है एक फिलोसफर जो इस फिलोसफी में बिलीव करते थे, और वो उसके प्रोपोनेंट थे, खाओ पियो ऐश करो, ऋणम गत्ता गतम पेवेत, और मजे लूटो लाइफ के। ये जो फिलोसफी थी, ये लोकायत मतलब लोक, ये जो वर्ल्ड है इसमें बिलीव करने वाले मेटेरियलिस्ट।
बाकी बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म ट्रेडिशन था उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये ऐसा नहीं कि जो राइज ऑफ न्यू रिलीजन वाला जो पीरियड था जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आ रहा था तो हिंदुज़्म या जो वैदिक हिंदुज़्म है वो ख़त्म हो गया था। उस समय पुरानिक हिंदुज़्म जो था, लेटर जो वैदिक पीरियड था, वो रिसर्च कर रहा था, जिसमें वैष्णिज्म, सवाइट शक्तिज्म, दशावतार जो हैं ये सारे, और पुराणास जो थे वो सिंपल संस्कृत में इस समय लिखे जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इस समय हो रही थी। तो और हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में। इस समय जो अगर हम लोग बात करें, जो मेन जो बड़े लेवल पे रिलीजन निकल के आया वो बुद्धिज़्म था। बुद्धिज़्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने इसको जो है प्रपोज किया था। सबको पता है सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्धा 563 से 483 बीसी के पास आसपास, 500 बीसी याद रख सकते हैं, अब इतना डिटेल तो नहीं याद रहेगा। तो इनके बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म जब आए तो ये इतने अपीलिंग क्यों लगे बाकी लोगों को। उस समय की जो सोसाइटी थी, मैंने बताया कास्टिज्म काफ़ी ज़्यादा था, बर्थ जो है वो बेसिस बन चुका था वर्ण का। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को तो प्रिविलेज मिलती थी, बट जो वैश्य और शूद्र थे उनकी जो है सोशल स्टेटस में थोड़ी सी स्टेटस नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय एक दूसरे के डोमिनेशन के अगेंस्ट जो है करते रहते थे, कहीं ना कहीं उनका एक रिलीजन को और एक जो है अपने पॉलिटिकल पावर को आगे करता रहते थे। लेकिन उस समय जो इंडियन इकनॉमी थी वो थोड़ी सी एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई थी, और एग्रीकल्चर में ट्रेड स्टार्ट हो गया था। ट्रेड से वैश्य लोगों को इम्पोर्टेंस मिलने लगी। तो वैश्य लोगों को इम्पोर्टेंस मिली, बट जो सोशल हायरार्की थी वो उनकी ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात आती थी, तो वो लुक डाउन किए जाते थे बाकी लोगों से, ब्राह्मण और क्षत्रिय से। अच्छा, वैश्य लोग मनी लेंडिंग से काफ़ी रिच हो गए थे, तो अब वो पसंद नहीं करते थे कि कोई उनको लुक डाउन करे। तो वैश्य लोगों ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बढ़ने में काफ़ी सपोर्ट दिया। जो इनिशियल सपोर्ट आया था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को, वो ट्रेडर कम्युनिटी से ही आया था। इनिशियल जो सपोर्ट आया था, मैं बताने की कोशिश करूँ कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म अपने पाँव क्यों जमा पाया इंडिया में, तो उसकी वजह है कि ट्रेडर कम्युनिटी ने उसको सपोर्ट किया। और अगर आज भी आप देखें तो जैनिज़्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग या बिजनेस कम्युनिटी वाले ही हैं। बाद में आके उस समय भी मतलब फिर तो आपको मालूम है अशोका जो कि क्षत्रिय था उसने भी बुद्धिज़्म में एक्सेप्ट किया, तो बाद में तो कह रही है कॉमन मासेस तक पहुँच गया, बट इनिशियल यही था। तो जो वैदिक पीरियड था वो सुपरस्टिशन थोड़े से बढ़ गए थे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था। संस्कृत जो अब तक की लैंग्वेज थी वो चार्म खोने लगी थी। लोग इस समय प्राकृत बोलने लगे थे, पाली जैसे प्राकृत जिसमें लिखी गई बुद्धिस्ट लिटरेचर, वो जो है इस समय आए। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो जैनिज्म के थे, उनका जो मेन पॉइंट था वो था कि ब्राह्मण्स की ऑथोरिटी को उन्होंने डिस्प्यूट किया, ब्राह्मण्स की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बुद्धिज़्म पे डिटेल में आते हैं। बुद्धिज़्म जो है वो लोग गौतम बुद्धा से रिलेट करते हैं, बट अगर हम लोग देखें तो बुद्धिज़्म में जो बुद्ध जिसको मानते हैं, बुद्ध वो है जिसको बुद्धत्व मिल गया हो, मतलब परफेक्ट इनलाइटनमेंट मिल गया हो। तो ऐसे गौतम बुद्धा ही नहीं, ऐसे 29 बुद्ध हैं जिनको बुद्धत्व मिल चुका है, और गौतम बुद्ध भी उनमें से एक है। और गौतम बुद्ध नंबर 1 पहले बुद्धा नहीं थे। गौतम बुद्ध 28वें नंबर के बुद्ध थे। इससे पहले 27 बुद्ध हो चुके थे। मैत्रेय भी जैसे एक बुद्ध थे, और भी कई लोग हैं, कश्यप, गौतम, मैत्रेय, सिद्धार्थ, जो हम लोग सिद्धार्थ गौतम जिनकी बात करें वो भी एक बुद्ध थे। तो इनसे पहले भी और बुद्ध लोग हो चुके थे। तो अच्छा, एक माना जाता है कि 29 बुद्धा भी आना है फ्यूचर में। फिर गौतम बुद्ध की अगर थोड़ा सा लाइफ के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध के बारे में हमें पता होना चाहिए सिद्धार्थ गौतम, क्योंकि वही सबसे पॉपुलर बुद्ध हैं हमारे कल्चर में। तो उनका जो बर्थ हुआ था नेपाल में, लुम्बिनी में हुआ था, मॉडर्न डे नेपाल, उस समय तो हम इंडिया ही बोल सकते हैं। सुद्धोधन एक लीडर थे शाक्य क्लैन के, एक क्लैन में बटा हुआ था सोसाइटी उस समय, तो शाक्य क्लैन के थे। तो शाक्य मुनि गौतम भी बोलते हैं, इसीलिए सिद्धार्थ गौतम को। तो कपिल वस्तु इनकी कैपिटल थी।
जो लुम्बिनी जो जगह है वो कपिलवस्तु किंगडम के अंडर आती थी, रिपब्लिक थी, मोनार्की नहीं थी। महामाया जो है मदर का जो नाम था वो महामाया था। तो सबको पता है स्टोरी की कैसे उनको डिसइल्यूजनमेंट हो गया वर्ल्ड से। चैरिटियर वाली स्टोरी सबने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, तो वो उस चीज़ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। फोकस करेंगे कुछ काम के पॉइंट्स पे कि जब इनको डिसइल्यूजनमेंट हो गया वर्ल्ड से 29 साल की उम्र में और ये एसेटिक बन के निकल गए, तो पहले ये राजगीर में गए थे। राजगृह नाम था पहले, अब तो राजगीर बिहार में, और वहाँ पे एसेटिक की लाइफ जो है उन्होंने बिताना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे इनकी मुलाकात मगध के जो महाराज थे बिम्बिसार, उनसे भी हुई थी। उन्होंने उनको इनवाइट भी किया था, अपनी किंगडम भी ऑफर की थी, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। और अपने शिष्यों के साथ, जिनमें से कौंडिन्य एक बहुत फेमस शिष्य था, उनके साथ जो है चले गए थे। पहले तो उन्होंने काफ़ी ऑस्टेरिटी वाला जो है पाथ अपनाया था, लेकिन फिर उन्होंने चेंज कर लिया। उन्हें लगा कि सेल्फ इंडल्जेंस जितना बुरा है उतना सेल्फ मोटिफिकेशन भी उतना ही बुरा है, तो मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। और मेडिटेशन करने लगे। एक पीपल ट्री सबको मालूम है, गया में बोधि ट्री जिसको फेमस नाम है, तो बोधि वृक्ष के नीचे करने लगे और उनका नाम पड़ गया साक्य मुनि बुद्धा, बुद्धा ऑफ द साक्य क्लान। और फिर इनके शिष्य भी बढ़ते गए। फिर इन्होंने सरमन करना स्टार्ट किया और 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं, उसका इन्होंने जो है बुद्धिस्ट टीचिंग के कोर पिलर्स बनाए। और जब इन्होंने दिया था यहाँ से फर्स्ट सरमन जो स्टार्ट की थी इन्होंने, सारनाथ वाराणसी के पास एक जगह है, धर्म चक्र प्रवर्तन उसको बोलते हैं। फिर इनके जो शिष्य थे उन्होंने संघ बनाना स्टार्ट कर दिए, डिसाइपल्स ने यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिए, संघ जिसको बोलते हैं। और बुद्धिज़्म के 3 जो पार्ट थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये कंप्लीट हो गया। और जो बाकी बुद्ध की जो एज थी, जो लाइफ थी, उन्होंने पूरे देश में घूमने में लगाई, संघ को बढ़ाया। उन्होंने जगह जगह अपने संघ खोले, टीचिंग्स को प्रोपोगेट किया। और उनके जाने के बाद ये संघ और बढ़ते गए, विहार बनते गए। और इनके मतलब जो है धीरे धीरे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि इनकी जो फिलॉसफी है वो भी थोड़ी थोड़ी बुद्धिज़्म की फिलॉसफी थोड़ी सी चेंज होती गई। एक आपको पिक दिख रही होगी, सिंबल ऑफ 5 मेजर इवेंट्स इन बुद्धास लाइफ। तो बुद्धा की लाइफ में जो बर्थ था उसको लोटस से डिस्क्राइब करते हैं, लोटस का सिंबल दिया जाता है, आपको कहीं दिख रहा होगा इसमें। बुद्धा की बर्थ को लोटस एंड बुल, गेट डिपार्चर जो था घर से उसको हॉर्स से दिखाते हैं। एनलाइटमेंट जो मिला था निर्वाण, बोधि ट्री से दिखाते हैं। जो फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था उसको व्हील से दिखाते हैं। जो इंडिया के फ्लैग में व्हील है धर्म चक्र प्रवर्तन वाला, वो यहीं से आया है, सारनाथ से। डेथ जो है जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, वो स्तूपा से दिखाते हैं। स्तूप अगर आपको कहीं पे दिखे, सांची का स्तूप या बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं, तो वो जो स्तूपा होते हैं वो उनकी डेथ का एक तरीके से सिंबल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बुद्धिज़्म से रिलेटेड और चीज़ें डिस्कस करते हैं। बुद्धिज़्म के बेसिक्स पे आते हैं। बुद्धिज़्म में और क्या क्या जो हैं पॉइंट्स हैं हमें कवर करने के लिए। तो मैंने बताया कि 4 नोबल ट्रुथ धर्म चक्र प्रवर्तन में जो बुद्धा है उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड है वो बेसिकली इट इज फुल ऑफ सॉरो, दुख से भरा हुआ है। बर्थ टू डेथ हर समय हमें सॉरोज मिलते रहते हैं, दुख, सॉरो। फिर दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण उन्होंने बताया कि तृष्णा है। तृष्णा मतलब कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। तृष्णा इज डिजायर, इच्छा। हम अपनी इच्छाओं की वजह से, ह्यूमन डिजायर की वजह से बर्थ और रिबर्थ की साइकिल हमें होती रहती है, मिलती रहती है, और इसकी वजह से हमें, यही हमारे दुखों की वजह है। तो दुखों का निरोध कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें, रोके कैसे? इट इज़ पॉसिबल। बुद्धा ने बोला कि हम अपनी डिजायर्स पे ट्रायम्फ करके हम इन सारों से गेट रिड ऑफ हो सकते हैं, इनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो व्हाट इज़ द पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सारो? तो उसका जो 4 नोबल ट्रुथ का जो चौथा पार्ट था वो है कि मैन जो है ये इस सारों से बच सकता है, दुख से बच सकता है बाय फॉलोइंग मिडिल पाथ। मध्यम निकाय इसको बोलते हैं, बीच का रास्ता। फॉलो द मिडिल पाथ, बिल्कुल बीच में चलो, ना लेफ्ट एक्सट्रीम ना राइट एक्सट्रीम, ना बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल
ना बहुत ज़्यादा सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, अपने को टॉर्चर भी नहीं करना है साधु सन्यासियों की तरह, और ग्रेटिफिकेशन भी नहीं करना है, तो अपनी सारी डिजायर्स फुलफिल करने की कोशिश भी नहीं करना है, बीच में चलना है, मिडिल पाथ फॉलो करना है। अब वो मिडिल पाथ जो है उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए अष्टांग मार्ग बताया गया, 8 फोल्ड पाथ, मैंने दिखाया भी है पिक में। अष्टांग मार्ग में 8 हिस्से हैं। राइट विजन, राइट का मतलब सम्यक, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए, सही दृष्टि रखनी है, राइट विजन। राइट रेजोल्यूशन, राइट एक्शन, राइट स्पीच, सम्यक वाणी जिसको बोल सकते हैं, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। तो ये जो 8 चीजें थी, ये 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म की फिलॉसफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। अब लोग और आगे बढ़ते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, कल्चर के जब क्वेश्चंस बनते हैं तो ये छोटी छोटी त्रिपिटक पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, जातक पे बन सकता है, मिलिंद पन्हा पे बन सकता है, अश्वघोष का मैंने एक नाम दिया है, बुद्धिस्ट स्कॉलर में एक फेमस स्कॉलर थे, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपिटक डिस्कस करते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट, 3 पिटक मतलब बास्केट। त्रिपिटक जो है वो एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के लिए ट्रेडिशनल टर्म है। ये पाली में लिखे गए थे, मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में लिखे गए थे। 3 जो हैं इसमें पिटक मतलब पिटारे हैं, वो एक है विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधम्म पिटक। आप कुछ लग रहा होगा कि सूत्र पिटक तो सूत्र होना चाहिए, तो सूत्र हो गया संस्कृत में, सूत्र पिटक जो लिखा हुआ है वो पाली में लिखा हुआ है। पाली एक तरीके से संस्कृत का अपभ्रंश है, मतलब एक तरह से संस्कृत का थोड़ा सा डिग्रेडेड फॉर्म है। अभिधम्म लिखा हुआ है तो अभिधर्म होना चाहिए, तो वो संस्कृत और पाली का डिफरेंस है। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक एंड अभिधम्म पिटक, ये हैं क्या? ये सारे के सारे ये श्लोकाज हैं, सूत्राज हैं। अब जैसे सूत्र पिटक की बात किया जाए तो इसमें 10,000 के करीब सूत्राज हैं। जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बुद्धा के डेथ के बाद, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें जो सारे स्कॉलर्स जिस डिसीजन पे पहुंचे थे किंग अजातशत्रु के पैटर्नस पे, तो वहाँ पे इसमें डिस्कस हुआ था कि क्या है रास्ता, कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। विनय पिटक जो है, जो संघ था उसमें जो मॉन्क्स और नन्स रहते थे, उनकी बुक ऑफ डिसिप्लिन है कि मतलब भाई आपको ये डिसिप्लिन फॉलो करना है, संघ में रह रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना है। अभिधम्म पिटक जो है वो उसमें बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन ऑफ फिलॉसफीज हैं, और इसमें अभिधम्म पिटक पे के भीतर भी सब बुक्स हैं, इसकी 6-7 सब बुक्स हैं, और वेरियस टॉपिक्स डिस्कस की गई हैं, कई सारे डिबेट्स डिस्कस किए गए हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर दे रखे हैं। तो ये 3 जो है त्रिपिटक जो है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आते हैं जातक पे। जातक जो है वो एक तरीके से फिलॉसफी नहीं है, फोकलोर लिटरेचर है। जातक की कहानियां हैं, आम लोगों से जुड़ी हुई कहानियां, फोकलोर लिटरेचर है। और इसमें बुद्ध की जो पिछले बर्थ थी उनकी भी कुछ कहानियां, कि बुद्ध के पिछले जन्म में ये थे, उसकी रिलेटेड कोई कहानियां। तो इसमें कुछ 500 अराउंड पोएम्स भी हैं। संस्कृत में इसको जातक माला भी कहते हैं। चाइना और ईस्ट एशिया तक ये काफ़ी फैल गए थे जातक की कहानियाँ। मिलिंद पन्हा क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद है। मिलिंद भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। एक इंडो ग्रीक किंग है मेंडर, और एक बुद्धिस्ट मॉन्क था नागसेन। तो उन दोनों के बीच में डिबेट हुई थी समवेयर 1st सेंचुरी BC के आसपास, मतलब बुद्धा से 400-500 साल बाद। तो इसकी जो है ये बुक करीब मिलिंद पन्हा 6th बुद्धिस्ट काउंसिल, अभी आएंगे बुद्धिस्ट काउंसिल पे, तब उसमें पब्लिश हुई थी, दोनों के बीच में डिस्कशन का। एक और फेमस बुक है दीप वंश। दीप वंश मतलब द्वीप जो होगा, अगर संस्कृत में बोल रहे हैं तो आइलैंड को बोलते हैं, तो क्रॉनिकल्स ऑफ द आइलैंड। और आइलैंड हमारे लिटरेचर में कहाँ होना चाहिए, तो भाई श्रीलंका की बात चल रही है ऑफ कोर्स। तो श्रीलंका का ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है दीप वंश में है। ये 3rd और 4th सेंचुरी BC के अराउंड कंपाइल किया गया था समवेयर इन अनुराधापुर इन श्रीलंका। और इसमें जो है श्रीलंका के पाली लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसमें जो है बुद्धा की टीचिंग्स भी हैं, और बुद्धा का वहाँ पे अराइवल ऑफ बुद्धा टीचिंग और श्रीलंका के जो टीचर्स हैं उनकी बातें हैं इसमें। और इससे और भी रिलेटेड है, महावंशा भी एक है ग्रेट कॉनिकल। बाकी बुद्ध चरित
अश्वघोष ने लिखी थी। एक संस्कृत का वर्क था और ये 2nd सेंचुरी BC में लिखी गई थी। अश्वघोष एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। और भी बुक हैं बट उतनी फेमस नहीं है। ललित विस्तार, बोधिवंशा, इनको याद रखने का कोई फायदा भी नहीं है। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स पे आते हैं, कौन कौन से फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। तो एक अश्वघोष का मैंने नाम लिया था और ये कालिदास से पहले के टाइम थे, क्योंकि संस्कृत के थे इसलिए मैं कालिदास का नाम ले रहा हूँ। और ये ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर कुषाण किंग कनिष्क का नाम सुना हो आपने, तो कनिष्क के ये कोर्ट राइटर थे। बुद्ध चरित लिखी थी इन्होंने, और नंद के बारे में उस समय महालंकार, बुक ऑफ ग्लोरी, अपने किंग्स के बारे में लिखा होगा। नागार्जुन अगर आपने सुना हो, बुद्धिज्म के बहुत बड़े स्कॉलर थे नागार्जुन, और वो सातवाहन, साउथ इंडिया में गौतमीपुत्र एक किंग थे, उनके मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा के आसपास एक ब्राह्मण फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया था नागार्जुन ने। और उनका अर्ली वर्क संस्कृत में था, पाली में नहीं था। और उनकी मिडिल वे जो होती है बुद्धिज्म की, उसके ऊपर एक थ्योरी थी शून्यवाद जिसको बोलते हैं, एम्पटीनेस। फिर और भी स्कॉलर थे जैसे बुद्ध घोष हैं और धर्म कीर्ति हैं, बट इनके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स करते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स मतलब बुद्ध के जाने के बाद जो उनके डिसाइपल्स थे वो मीटिंग्स करते थे और उन मीटिंग्स में अपने डिबेट और डिस्कशंस लाते थे। तो इस टाइप की 6 काउंसिल हुई थी। मैंने पिक में 4 का ही दिखाया है, बट ऐसी 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करीब 400 BC के आसपास, अब उसमें एग्जैक्ट डेट दे रखी है पिक्स जो मैंने उठाई थी नेट से, बट पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करीब 400 BC के आसपास हुई थी, बुद्धा के जस्ट जाने के पास। किंग अजातशत्रु के पैट्रनेज में राजगीर जो है बिहार में, राजगृह जिसको बोलते थे, सत्तापानी केव एक बिहार में एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ के आसपास। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें पिटक्स जो बनाए गए थे, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब जो हैं इनकी जो रचना हुई थी उसी समय हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC के आसपास हुई थी। डिस्प्यूट हुआ था विनय पिटक के ऊपर, कोड ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर डिस्प्यूट हुआ कि भाई क्या करना चाहिए। तो बुद्धिज्म में सेक्ट बनना स्टार्ट हो गया था इस समय। एक सेक्ट कुछ कह रहा है, दूसरा सेक्ट कुछ कह रहा है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC के आसपास हुई थी, पाटलिपुत्र, पटना। ये किंग अशोका के पैटर्नेज में हुई थी। और इसमें बुद्धा की टीचिंग्स जो अब तक 2 बास्केट में थी उनको 3 बास्केट में कर दिया गया। अभिधम्म पिटक जो है इसी में स्टेब्लिश हुई थी, और अब यहाँ पे आके त्रिपिटक जो है वो कंप्लीट हो गई। और इसमें जो विनय पिटक के जो डिस्प्यूट थे जो सेकेंड काउंसिल में थे वो कवर हो गए। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल 72 आफ्टर डेथ, मतलब ये कश्मीर में हुई थी। ये अब हम समझ लीजिए कि ये हम लोगों की आफ्टर क्राइस्ट वाला जो हम लोगों का पीरियड है वो स्टार्ट हो गया है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। तो इस समय कश्मीर में हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, कुषाण किंग कनिष्क के बारे में। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कनिष्क के बारे में। इस समय क्या हो रहा था, ये जो चौथी काउंसिल थी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौथी काउंसिल वो काउंसिल थी जहां पे बुद्धिज्म में आके जो सेक्ट थे उनमें 2 फाड़ हो गया, टूट गया। महायान अलग, हीनयान अलग। अभी डिस्कस करेंगे महायान और हीनयान के बारे में, बट महायान और हीनयान का जो डिवीजन था वो चौथी काउंसिल में ही हुआ था। और एक जब ये महायान और हीनयान टूट गए तो जो 5th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो बर्मा में हुई थी, मंडालय बर्मा में। इसमें बुद्ध की टीचिंग को रिसाइड करना और सिस्टमेटिकली उनको एग्जामिन करना पर्पज था। 6th बुद्धिस्ट काउंसिल भी बर्मा में हुई थी, बर्मीज जो जैसे 6th बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत बाद में हुई है, 1954। मतलब ये आप समझ लीजिए कि अभी इंडिया की फ्रीडम के जस्ट बाद 1954, ये तो अभी की बात हो गई। तो ये जो है 6th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट ये बर्मीज गवर्नमेंट ने करवाई थी। और जेन्युइन जो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ के स्कॉलर को बुलाया गया था। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पुराने समय में हुई थी 4-5 मान सकते हैं। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल इम्पॉर्टेंट थी कि उसमें बुद्धिज्म टूट गया था हीनयान और महायान में। आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान में डिफरेंस करते हैं। अच्छा, यान तो सबको पता होगा, यान तो व्हीकल को बोलते हैं। हीन मतलब छोटा, लेसर व्हीकल, महा मतलब बड़ा, मतलब ग्रेटर व्हीकल।
तो देखिए हुआ क्या कि हीन यान था वो जो बुद्धिज़्म की ओरिजिनल फिलॉसफी थी, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव। बाद में इसको लोगों ने जो है इसको हीनयान बोलना स्टार्ट कर दिया। महायान जो है वो लिबरल टाइप की थी और लिबरल सेगमेंट था बुद्धिस्ट का, इसको बिग बोर्ड भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या था कि हीनयान और महायान में ऐसे बेसिक फिलॉसफी में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि हीनयान थोड़ा सा रिजिड था और ओरिजिनल चीज़ों को कि बुद्धा ने ये बोला है तो बस बोला ये फॉलो करना है। महायान थोड़ा सा लिबरल था और ये जो फैला है इंडिया के बाहर बुद्धिज़्म, चाइना, जापान, वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर, नेपाल, ताइवान, भूटान, तिब्बत, मंगोलिया, जो भी फैला है वो आप समझ लीजिए महायान बुद्धिज़्म ही है। तिब्बत का जो बुद्धिज़्म है वो पूरा का पूरा महायान है। तो महायान जो डॉक्ट्रिन है वो कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय कि यूनिवर्सल लिबरेशन ही है और वो बुद्धा की ही वो है, बट थोड़ा सा लिबरल टाइप की है। ये मंत्रास में बिलीव करते हैं, जो कि ओरिजिनल बुद्धा का ये कहना था कि मंत्रास वंत्रास में नहीं है और हमें जो है मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। बट महायान मूर्ति पूजा भी करते हैं, देखते हैं ये बुद्धा की मूर्ति मिलती हैं और ये मंत्रास भी रिसाइड करते रहते हैं। तो दोनों में बेसिक तो डिफरेंस नहीं है सिवाय रिजिडिटी का ही एक डिफरेंस है। बाकी बोधिसत्व मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बोधिसत्व वो है जो इनको बुद्धत्व मिल गया हो, तो जब ऐसे बोलना चाहिए जिनको इनलाइटनमेंट मिल गया हो। तो बुद्धास अलग थे, बोधिसत्व अलग है। बोधिसत्व 8 हैं और ये गौतम बुद्धा के मैनिफेस्टेशन ही माने आते हैं। अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, ये कुछ फेमस बोधिसत्व हैं। बाकी मैत्रेय बुद्धा, वज्रपाणी बुद्धा, ये जो है बोधिसत्व आते हैं। ऐसे जो इनलाइटेंड बीइंग्स थे उनको बोलते हैं। अच्छा, बुद्धिज़्म की जो अगर आप कहीं पे भी इमेज देखेंगे तो एक ट्राइडेंट अगर मिलेगा तो ट्राइडेंट या 3 जो ट्रिपल ज्वेल जिनको बोलते हैं तीरत्न, तो एक बुद्धा यानी कि टीचर, धर्म मतलब उनकी जो टीचिंग और संघ मतलब उनकी जो कम्युनिटी है, ये इनके फेथ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धिस्ट श्राइन, छोटे मोटे पॉइंट्स। भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। मैंने देखी स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। एनलाइटमेंट कहाँ मिला था? बोध गया में मिला था, बताया था वैसे रिपेयर के लिए। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पे? सारनाथ में। कुशीनगर क्यों फेमस है? डेथ हुई थी स्तूपा की, मैं जो बात कर रहा था स्तूप से इनकी डेथ दिखाते हैं गौतम बुद्धा की, तो कुशीनगर। बाकी और फेमस जगह श्रावस्ती है, जहाँ जहाँ पे बुद्ध की लाइफ से कुछ रिलेटेड पार्ट है। राजगीर, वैशाली, अमरावती आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा मिले हैं मॉडर्न टाइम के, सातवाहन किंग ने बनवाए थे। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी बुद्धिस्ट विहार मिले हैं। चैत्य और विहार मतलब यूनिवर्सिटीज और मोनास्ट्रीज होती थी बुद्धिस्ट की। अजंता केव्स रॉक कट केव्स हैं, 2nd से 8th सेंचुरी आफ्टर डेथ, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी ने काफ़ी केव्स बनवाई थी, फिर और भी डायनेस्टीज आएंगी थी, केव बनाई थी। जातक की जो कहानियाँ है वो यहाँ पे है। पद्मपानी, वज्रपानी की पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। अंकोर वाट, कंबोडिया, सूर्यवर्मन किंग्स ने बनवाया। पहले तो विष्णु पे थे, बाद में बुद्धिज्म। जैसे जैसे हमारे यहाँ कल्चर चेंज होता गया वैसे वहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखता गया। बोध गया महाबोधि टेम्पल के लिए फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बोधि ट्री, पीपल का ट्री है, वैसे तो ओरिजिनली बोध गया में ही था बट श्रीलंका में चला गया था और फिर वहाँ से यहाँ पे लाया गया। काफ़ी लंबी स्टोरी है। ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन प्लांटेड ट्री इन द वर्ल्ड माना जाता है। बोरोबुदुर, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है, बुद्धा के स्टेचूज हैं। बामियान, अफगानिस्तान, तोड़ दी गई थी बुद्धा की केव, गांधार स्टाइल में है। गांधार स्टाइल मतलब इंडो ग्रीक स्टाइल। एलोरा केव्स, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनिस्ट भी हैं, हिंदू भी रॉक कट टेम्पल्स भी हैं, राष्ट्रकूट किंग ने बनवाए थे। विक्रमशिला, उदंतपुरी, सुमरपुरी, ये सब बुद्धिस्ट विहार हैं, मतलब मोनास्ट्रीज हैं। पाल किंग जो हुए थे उन्होंने बनाए थे। तो बुद्धिज्म के बारे में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जैनिज्म पे। थैंक यू।